नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फ्रॉड की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक साइबर फ्रॉड में 1750 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। क्या आपको पता है पिछले साल जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक 11,28,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स दर्ज की गई हैं और ये आंकड़ा पीआईबी और गृह मंत्रालय से लिया गया है। क्या आपको पता है पिछले साल करीब 7500 करोड़ का फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है और उसमें केवल 1500 करोड़ ही ब्लॉक हो पाए, यानी कि 12% के लगभग। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, साइबर फ्रॉड में रिकवरी करना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। सावधानी ही हमारा बचाव है। साइबर फ्रॉड किस किस तरीके के आजकल चल रहे हैं? ये केवाईसी एक्सपायर हो गया है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, क्यूआर कोड स्कैम है, कॉलिंग इन द नेम ऑफ पुलिस, ट्राई से भी ये आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपकी ये फोन की एक्टिविटी ज्यादा चल रही है या आपकी वेबसाइट पे काम ये ज्यादा हो रहा है। इस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। डिजिटल अरेस्ट भी बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है। तो साइबर फ्रॉड के आंकड़े भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड की गंभीरता को उजागर करते हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं अब साइबर फ्रॉड क्या है। साइबर फ्रॉड एक कंप्यूटर से, इंटरनेट से, डिजिटल माध्यम से की जाने वाली एक धोखाधड़ी है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा फ्रॉडस्टर धोखेबाज चुराते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं। इसमें फिशिंग यानी कि आपको मेल पे, आपके एसएमएस पे आपको इस तरीके के लिंक और मैसेजेस आते हैं। विशिंग, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, ऑनलाइन स्कैम, फाइनेंशियल फ्रॉड में ये सारी चीजें शामिल होते हैं। ये साइबर फ्रॉड का एक पार्ट है। अब हम समझते हैं साइबर फ्रॉड किस किस तरीके के रूप में, किस किस रूप में आ रहा है। तो देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। आपके पास ओटीपी आ रहा है और बोला जा रहा है कि आपको ये प्राइस मिलेगा। फ्रॉडुलेंट लोन एप्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं जहां पर आपको लोन देने के झांसे में आपकी फाइनेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले लिया जाता है और उनका मिसयूज करा जाता है। यूपीआई, डिजिटल वॉलेट का जितना इस्तेमाल बढ़ रहा है उतना ज्यादा साइबर फ्रॉड अपने आप को सोफिस्टिकेट कर रहा है। दोस्तों, बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये कोई इलिटरेट या कम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये लोग हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। सो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट दोस्तों समझते हैं। फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बहुत बड़ा है। आपके मोबाइल की, आपकी मेल आईडी, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराया जाता है और उसको यूज करा जाता है। दोस्तों, जैसे कि शादियों का सीजन चल रहा है तो आपको मैरिज इनविटेशन के नाम पे इमेज की जगह एक एपीके यानी कि मोबाइल सॉफ्टवेयर की फाइल आ जाती है और उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर, एक फ्रॉडस्टर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी फोन की चुरा लेता है। तो बहुत सोच और समझ के खोलें। एक बहुत ही रेलिवेंट और प्रेवलेंट आजकल चल रहा है विशिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फ्रॉडस्टर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के, आरबीआई के ऑफिसर हैं, सेबी के ऑफिसर हैं, एडी के ऑफिसर हैं, ईडी के ऑफिसर हैं, ट्राई के ऑफिसर बन के कॉल करते हैं और आपको डराते धमकाते हैं। आप एक बार सिंपल समझ लीजिए, आरबीआई, सेबी, ट्राई और जहां तक पुलिस भी, ज्यादातर पुलिस भी आपको इस तरीके का कोई फोन नहीं करती है, किसी भी तरीके का पर्सनल डिटेल कभी नहीं मांगती है। दोस्तों, ये जिस फ्रॉड की अब मैं बात करने जा रहा हूँ, स्कैम की बात करने जा रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। आपको ये कहा जाता है कि हमारे पास ग्लोबल अकाउंट है, हमारे पास सारे शेयर्स आ जाते हैं जो आपको एनएससी या बीएससी में आप ट्रेडिंग करके आपको वो शेयर्स नहीं मिलते हैं, बायर फ्रीज है या सेलर फ्रीज है या अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो शेयर आया हुआ है और उसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेडिंग क्लोन ऐप बना लेते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि ऐप जेन्युइन है। आप अपने आरएम से, कस्टमर केयर से बात करें। कभी भी एपीके फाइल से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें। अब दोस्तों, अगला है ऑनलाइन जॉब स्कैम। देखिए, हमारा इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो लोग, आपके पास जॉब आता है कि आप 1 घंटे में 500 रुपए, 1 घंटे में 2,000 रुपए काम करिए, आपको घर से कुछ नहीं करना है। ये बड़ा ही ल्यूक्रेटिव होते हैं, बड़ा ही लालच आता है। एक ऑनलाइन डेटिंग स्कैम भी है जिसमें कि आपको जो मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो लोग इस ऐप पे आते हैं या डेटिंग करने के ऐप पे आते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं
तो दोस्तों निवेदन है, ऐसी इंफॉर्मेशन को बहुत ही सोच और समझ के शेयर करें। आप समझें, आप एक अननोन को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसका मिसयूज भी हो सकता है। दोस्तों अब हम समझते हैं साइबर फ्रॉड के लिए इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क कितना तैयार है। तो देखिए, इंडिया में 3 तरीके के लीगल फ्रेमवर्क हैं साइबर फ्रॉड को समझने के लिए। एक है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी था। साथ में आरबीआई भी गाइडलाइंस देता रहता है, कंप्रहेंसिव लीगल स्ट्रक्चर बताता रहता है, गाइडलाइंस देता रहता है। तो ये तीनों मिला के एक कंप्रहेंसिव लीगल नेटवर्क बना रहे हैं, फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जिससे कि साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस को मैं क्यों तवज्जो ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, अल्टीमेटली उनका मोटिव आपसे पैसे को ठगना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं आईटी एक्ट 2000 के की प्रोविजंस क्या हैं। तो देखिए सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट की बात कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट करता है, आपकी फोटो को यूज करता है, इसमें 3 साल का पनिशमेंट है। दूसरा एक होता है चीटिंग बाय पर्सनेशंस, सेक्शन 66D बताता है, फेक आइडेंटिटी करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में ये दिखाते हैं, शेयर मार्केट में दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर जितने बड़े आप इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफे जो ग्लोबल हैं, इंडिया के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिनका बहुत बहुत बड़ा फंड है, करोड़ों हजारों करोड़ का फंड है, उनकी टीम से बोल रहे हैं और कई बार वो खुद बोल रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग करिए और हम आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट दिलवाएंगे। इसी तरीके सेक्शन 43 में कोई भी आपके सिस्टम को अनऑथराइज यूज करता है, हैक करता है, सर्वर को यूज करता है, तो एक ये सेक्शन है। सेक्शन 67 पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल को कवर करता है। ये पर्सनल डेटा, पर्सनल फोटो को यूज करके ऑब्सीन फॉर्म में यूज करने की कोशिश करता है। साइबर बुलिंग और हरासमेंट भी के केसेस भी इसी के अंडर कवर होते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीएनएस, जो पहले भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे ज्यादा आपने सुन रखा होगा 420 या चीटिंग, 419 एंड 420, जो अभी सेक्शन 318 318 हो गया है चीटिंग। तो ये सेक्शन बहुत एप्लीकेबल होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर्जरी एक सेक्शन होता है, 336 सेक्शन होता है बीएनएस का। आईपीसी में 463 था, इसमें फोर्ज डॉक्यूमेंट, डिजिटल आइडेंटिटी को यूज होता है। एक और चीज होती है डिफेमेशन, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा दोस्तों। सेक्शन 356 जो आईपीसी में पहले सेक्शन 499 और 500 था, इसमें आपको आपकी रेपुटेशन को हार्म करने की धमकी दी जाती है, फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से बीएनएस और आईटी एक्ट में एक कंप्रहेंसिव स्ट्रक्चर है साइबर क्राइम को कवर करने को, एड्रेस करने के लिए। इसी तरीके से आरबीआई टाइम टू टाइम बहुत सारी गाइडलाइंस को देता है, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड यूज करना है, उसके साथ ओटीपी यूज करना है। इसी तरीके से अगला स्टेप अगर आप देखेंगे तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वो आपको सुविधा देता है सारी कंप्लेंट्स को ऑनलाइन करने के लिए। उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी 1930 भी है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा इशू जो साइबर क्राइम में है, ज्यूरिडिक्शन का एक इशू है। साइबर जो क्रिमिनल है वो पता ही नहीं है। आप अगर दिल्ली में हैं तो क्रिमिनल दिल्ली तो छोड़िए, पता नहीं कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का हो सकता है, वेस्ट बंगाल का हो सकता है, मध्य प्रदेश का हो सकता है। और पुलिस, जैसा कि हम समझते हैं, क्राइम जो होता है स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो इंटर स्टेट काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कंट्री से बाहर होता है, आपने कंबोडिया, चाइना, जापान, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री से इस तरीके से ये क्राइम कॉल्स रूट होती हैं। तो पुलिस को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इन सब साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में। दूसरा पॉइंट अगर हम दोस्तों देखेंगे, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी टेक्निक बदल रही है, एआई आ रहा है, डीप फेक स्कैम्स हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हो रहा है। तो ये जो साइबर क्रिमिनल है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, जिसका हम लोगों को, आम आदमी को, आम जिंदगी में कोई यूज नहीं होता। और हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, कोई भी पुलिस फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी है, एक्सपर्टीज भी है। ये बात है कि वो उसको एनहेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी लिमिटेड। डाटा प्रोटेक्शन में हम लोगों का जो एक हाइजीन है वो बहुत खराब है। हम डाटा को कभी भी एसेट मानते ही नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस दोस्तों आते हैं साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम आ जाते हैं, साइबर फ्रॉड से हम कैसे बचें। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक लिबर्टी ले रहा हूं आपको फिलॉसफी बताने की। दोस्तों कोई आपको अमीर नहीं बना सकता, नो वन कैन मेक यू रिच, नो वन। सिर्फ आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत है। हाँ ये सच है कि अपराधी धोखाधड़ी करते हैं,
लेकिन अगर मैं स्पष्ट रूप से बोलूं तो उनकी भूमिका सिर्फ 30% होती है, जबकि 70% भूमिका हमारी खुद की होती है। हमारा लालच, हमारी ग्रीड, गरीबी हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, अमीर बनने की चाहत हो सकती है। अगर हम इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो हम आसानी से धोखा नहीं खा सकते हैं, धोखा खाने की संभावना कम हो जाएगी। ये 30% क्रिमिनल, उसको कोई राइडर नहीं मिल रहा है, कोई छूट नहीं मिल रही है, लेकिन साइबर क्राइम में हमें अपने आप को समझने की बहुत जरूरत है कि कोई हमें अमीर बनाने नहीं जा रहा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने हैं, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, पर्सनल डिटेल, नाम, बर्थडे, ये सारे हमको यूज नहीं करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बार बार आरबीआई और बैंक्स आपको बोलते हैं, ये हमको यूज करने हैं। अपने पासवर्ड को रेगुलर चेंज करते रहें, रिलायबल सॉफ्टवेयर यूज करें, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट करें, अपने जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उनको यूज करें, एंटीवायरस का यूज करें। किसी के भी अकाउंट में कैश डिपॉजिट दोस्तों मत करें, और बड़ा अमाउंट तो भूल के भी मत करें। किसी भी अननोन बंदे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर मत करें, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई कह रहा है, आपको कोई डेडलाइन दे रहा है, ये आजकल डेडलाइन बहुत मिलती है कि आज शाम तक अगर आप 10 लाख देंगे तो आप फलाने शेयर्स में, फलानी स्कीम में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा और अगले ही दिन वो करोड़ बन जाएंगे। अगर आपने ऐसा इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो आप ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। तो दोस्तों मेरा निवेदन है आपसे, उस ट्रेन को तो मिस ही कर दें जो आपको एकदम डेडलाइन दे रहा है कि आज पैसे दे दीजिए और शाम तक डबल हो जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, शेयर्स के इन्वेस्टर हैं, कमोडिटी करेंसी के इन्वेस्टर हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देते हैं, सेबी गाइडलाइंस देते हैं, उनको फॉलो करें, उनको पढ़ें। दोस्तों फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा। कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि आपको अमीर बना रहा है, तो अपने घर में, अपने दोस्तों में बात करें, उस स्कीम को सारे लोगों को बताएं। हमारे यहाँ बहुत सारे फ्री के एडवाइजर है, आपको बता देंगे कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, क्योंकि डेटा ये कह रहा है कि हर दूसरा आदमी वन लेबर है, उसके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। तो वो आदमी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो अपनी आपको आप बीती बताएगा और आप समझ जाएंगे। और अगर आपको फिर भी उसकी स्कीम बहुत लिक्रेटिव लग रही है फ्रॉडस्टर की, तो उसको अपने घर बुला लें या पास के थाने बुला लें। अगर वो ईमानदार है तो जरूर आएगा आपके पास, और बेईमान है तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बच जाएंगे। दूसरा दोस्तों, अलर्ट रहें फ्रॉड टेक्निक से। नई नई टेक्निक रेगुलर आ रही हैं, उनसे आप अलर्ट रहें। नए नए तरीके से लोग आपको स्कीम्स बता रहे हैं, इंपर्सनेशन कर रहे हैं, किसी तरीके से फेक फेक वेबसाइट्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं। अब आप वेबसाइट्स और ऐप में दोस्तों देखेंगे, जीरो और ओ के डिफरेंस से वेबसाइट की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो यूआरएल को केयरफुली देखें और समझें, और जो आपको ऑथेंटिक लगे उसी पे यूज करें। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से ही अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचें। पब्लिक नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क को ना यूज करें, और अगर करना पड़े तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक बैंकिंग की चीजों को यूज ना करें। गूगल पे, पेटीएम, क्यूआर कोड को वेरीफाई करके दें। किसी को भी पैसे दे रहे हैं तो डबल चेक जरूर करें। आपके ईमेल, एसएमएस पे कोई भी लिंक आ रहा है, बिना देखे अट्रैक्टिव समझ के उसको क्लिक ना करें। अपने आप को एजुकेट ज्यादा करने की कोशिश करें, इन्फॉर्म्ड रहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइबर दोस्त नाम से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप रेगुलर उसकी वीडियोस आती हैं, इंफॉर्मेशन आती है, उनको पढ़ते रहें। किसी भी तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपको पता चल रही है तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रिपोर्ट करें। ये ना सोचें कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। आप किसी को बचा रहे हैं तो आप भी खुद बच रहे हैं। 1930 हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, आप उस पर तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाला है साइबर फ्रॉड का शिकार होने पे क्या करें। तो पहला रूल तो आप समझिए, और पैसे मत भेजें। इमेजिन करिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और वो कह रहा है आप 10 रुपए भेज दीजिए, आपके 1 लाख रुपए आ जाएंगे। या आपने 10 लाख लगा रखे हैं, 1 करोड़ लगा रखे हैं, और वो आपको बोल रहा है 1 रुपया और भेजिए, सारे पैसे आ जाएंगे। तो इस जाल में बिल्कुल ना फंसें। एक भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करें, दूसरा स्टेप सबसे पहले लें। एविडेंस इकट्ठा करें, लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट, यूटीआर नंबर। फ्रॉडस्टर के साथ जितने भी कम्युनिकेशन हैं उनको सेव करें और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाएं। तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे दर्ज करें, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है, वीडियो में इमेज की फॉर्म में हम डाल रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पे भी विजिट कर सकते हैं, उसमें पूरा हमने प्रोसेस आपको दिखाया है, स्लाइड शो में आप देख सकते हैं। तो cybercrime.gov.in में जाएं, अपना एक यूजर आईडी बनाएं,
अपने ओटीपी को ऑथेंटिकेट करें, कंप्लेंट का टाइप चुनें और कंप्लेंट को फाइल करें। जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिसर विद इन 7 डे अपने आप ही आपको संपर्क करेगा। अगर वो नहीं करता है तो अपने नियरेस्ट थाने के पास, अपने सबसे पास के थाने में जाएं और वहां पे शिकायत दर्ज कराएं। यदि पुलिस टालमटोल कर रही है, आपकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर रही है, तो आप एफआईआर कैसे करें पे हमारी एक पूरी वीडियो है, उसको देख सकते हैं दोस्तों। उससे आपको पता चल जाएगा अगर पुलिस मना कर रही है, आपकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर रही है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लीगल क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.legalcommentary.in पे विजिट कर सकते हैं। सारे फॉर्मेट, सारा सोल्यूशन हमने डिटेल में यहाँ पे डाला है इस वीडियो के बारे में। तो शुक्रिया दोस्तों, आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया। हमें उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपकी सोच को एक नई दिशा मिली होगी। इस ज्ञान की यात्रा को जारी रखें, हमेशा नई चीजें सीखते रहें। धन्यवाद।